हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर बिगेस्ट नॉलेज वाइडर। दोस्तों, इसके पहले या इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पार्ट 1 के बारे में ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। वो पार्ट 1 था जिसमें कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ उसी वीडियो में हम लोगों ने 2 गेस्ट क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। वीडियो के बीच में मैंने आपको 2 गेस्ट क्वेश्चन बताया था ओरली, ठीक है। उसी प्रकार से इस वीडियो में भी आपको मैं ओरली बताऊंगा गेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे बी ये गेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो फिशर इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है? एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करना प्राइस चेंजेस का, यानी कि जो भी कीमत में परिवर्तन आ रहा है उसका एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करना। किस प्रकार से? सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों के थ्रू, जो कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर रहा है जब प्राइस चेंज आ रहा है। फिशर्स डील या फिशर्स आइडियल इंडेक्स कंबाइन करता है लेस्पायर और पासेज इंडेसेस को, यानी कि पासेज इंडेसेस और लेस्पायर इंडेसेस को। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फिशर आइडियल है वो बेसिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? पासेज और लेस्पायर का, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि कैसे काम करता है लेस्पायर इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये कुछ फ्रीज क्वांटिटीज़ का यूज़ करता है बेस ईयर से कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बोथ बेस ईयर एंड करेंट ईयर। ये कंसीडर नहीं करता है किसी भी तरह के चेंजेस को इन कंजम्पशन पैटर्न ड्यू टू प्राइस चेंजेस। पासेज इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये करेंट ईयर का या करेंट ईयर के क्वांटिटी को यूज़ करता है कैलकुलेट करने के लिए बास्केट के कॉस्ट को बेस ईयर में भी और साथ ही साथ करेंट ईयर में भी। ये रिफ्लेक्ट करता है उन चेंजेस को जो कि कंजप्शन के पैटर्न में आ रहा है, बट कैन बी इन्फ्लुएंस, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हो सकता है परचेजिंग पावर में आ रहे परिवर्तन के वजह से, ठीक है। तो ये होता है पासेज इंडेक्स। तो पासेज इंडेक्स किसका यूज़ करता है? करेंट ईयर क्वांटिटीज़ का। और लेस्पायर किसका यूज़ करता है? फिक्स्ड क्वांटिटीज़ का बेस ईयर से टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बोथ बेस ईयर एंड करेंट ईयर। लेकिन जो पासेज है वो किसका यूज़ करता है? करेंट ईयर क्वांटिटीज़ का यूज़ करता है कॉस्ट ऑफ बास्केट को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर में भी और साथ ही साथ करेंट ईयर में भी। ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न। ये रिफ्लेक्ट करता है वो चेंजेस जो कि कंजप्शन पैटर्न में आ रहा है। और कंजप्शन पैटर्न में चेंजेस किस लिए आ रहा है या किस वजह से आ रहा है? तो भाई आपको पता है कंजप्शन पैटर्न में किस वजह से चेंजेस आ सकते हैं? प्राइसिंग किसकी वजह से आ सकता है? बट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन परचेजिंग पावर, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हो सकता है परचेजिंग पावर में आ रहे परिवर्तन की वजह से। फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो है ये स्क्वायर रूट लेता है लेस्पायर और पासेज के इंडेक्स का, ठीक है। और ये जो अप्रोच है ये दोनों को, यानी कि दोनों को कैप्चर करता है। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पासेज और इनकम इफेक्ट लेस्पायर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन दिखलाता है? पासेज। और इनकम इफेक्ट कौन दिखलाता है? लेस्पायर। और एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन करता है प्राइस चेंजेस का। फॉर्मूला क्या है फिशर्स आइडियल इंडेक्स का? तो आइडियल इंडेक्स इज इक्वल्स टू रूट में लेस्पायर्स इंडेक्स इनटू पासेज इंडेक्स। लेस्पायर इंडेक्स का क्या फॉर्मूला आपको पता है? P1 Q0 अपॉन P0 Q0। और पासेज का क्या है? P1 Q1 अपॉन P0 Q1। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको, और उसका रूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिशर्स आइडियल इंडेक्स। फिशर्स आइडियल इंडेक्स को थ्योरेटिकली बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस फैक्ट को ध्यान में रखता है कि जो कंज्यूमर है ये अपना कंजप्शन पैटर्न क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे प्राइस चेंज की वजह से। ये एक एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है उन चेंजेस के बारे में जो कि किस में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ रहा है कंपेयर टू अदर इंडेक्स नंबर। हाउएवर इसका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है और डाटा इंटेंसिव हो सकता है ड्यू टू नीड फॉर क्वांटिटीज़, क्योंकि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटीज़ की जरूरत होती है फ्रॉम बोथ, दोनों जगह से। कहाँ से? बेस ईयर से भी और करेंट ईयर से भी। अब कर रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड बेस एंड चैन बेस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर एंड गिव देयर रिलेटिव मेरिट्स। तो फिक्स्ड बेस और चैन बेस मेथड ये दो अलग अलग अप्रोचेज हैं कंस्ट्रक्ट करने का इंडेक्स नंबर को फॉर कंपेयरिंग चेंजेस। किस लिए? चेंजेस को कंपेयर करने के लिए वेरिएबल्स में, जैसे कि आपका प्राइस, क्वांटिटी, इकोनॉमिक इंडिकेटर। यहाँ पे बता रहा है कि कैसे अलग हैं। पहला दिया है फिक्स्ड बेस मेथड। तो फिक्स्ड बेस मेथड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड, जिसको कि आप बेस ईयर कहते हो या बेस पीरियड कहते हो, वो चूज़ किया जाता है रेफरेंस के रूप में। और जितने भी उससे जुड़े और जितने भी आगे आने वाले पीरियड्स हैं वो कंपेयर किए जाएंगे। कंपेयर करने का मतलब है कि उनको ऊपर रखा जाएगा आगे आने वाले को, और जो बेस ईयर है उसको नीचे रखा जाएगा। तो जितने भी सब्सिक्वेंट पीरियड्स हैं
उनको कंपेयर किया जाएगा इस बेस पीरियड से। और कंपेरिजन कैसे होगा आपको पता है, ऊपर रखेंगे हम लोग किसको, सब्सिक्वेंट पीरियड को, और नीचे रखेंगे उसको, मतलब कि स्पेसिफिक पीरियड को, जिसको कि मैंने बेस पीरियड कहा। अगला है कैलकुलेशन, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू आर कंपेयर टू दोज ऑफ द बेस पीरियड। यहाँ पे जो प्राइस है, क्वांटिटी है या फिर जो वैल्यू है, इसका कंपैरिजन उस बेस पीरियड से होगा। द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, और इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग करेंट पीरियड को डिवाइड करते हैं किसके वैल्यू से, बेस पीरियड के वैल्यू से, यानी करंट पीरियड के वैल्यू को हम लोग बेस पीरियड के वैल्यू से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। फिक्स्ड बेस, द बेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टाइम स्पेन। इसका जो बेस है वो फिक्स रहता है, कहने का मतलब है बेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे इंटायर टाइम स्पेन में, क्योंकि जो डाटा है सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए एज द डाटा फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड्स ऑफ चेंज, अगर डाटा सब्सिक्वेंट पीरियड में चेंज भी होता है तब भी आपका जो बेस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव मेरिट्स, अब इसके फ़ायदे क्या हैं। सिंप्लिसिटी, फिक्स्ड बेस मेथड जो होता है ये सिंपलर होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू हर एक साल सेम रहता है, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोरिकल कंपैरिजन, ये आसान सा हिस्टोरिकल कंपैरिजन अलाउ करता है, क्योंकि जितने भी अदर पीरियड्स हैं वो मेज़र किए जाते हैं जो कि रिलेटिव होता है कंसिस्टेंट बेस को। अगला है चैन बेस मेथड, इसका डेफिनेशन की बात करें तो चैन बेस मेथड जो होता है इसमें इंडिसेस यानी कि जो इंडेक्स है कैलकुलेट होता है कंपेयर करके हर एक पीरियड को इमीडिएट प्रीसीडिंग पीरियड से। मतलब 2011, 12, 13, 14 का दिया है तो 2012 का 2011 से किया जाएगा, 2013 का 2012 से, 2013 का इमीडिएट पास्ट क्या होगा 2012, 2014 का 2013, तो यही कह रहा है कि इमीडिएट प्रीसीडिंग पीरियड से उसको कंपेयर किया जाएगा। द बेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट पीरियड इज द प्रीवियस पीरियड, और हर एक साल के लिए यानी कि हर एक आगे आने वाले सालों के लिए जो बेस पीरियड होगा वो क्या होगा, उसका इमीडिएट प्रीवियस पीरियड, उसका इमीडिएट प्रीवियस पीरियड ही उसका क्या होगा, बेस पीरियड होगा आगे आने वाले सालों का। कैलकुलेशन की बात करें तो जो इंडेक्स होता है गिवन पीरियड के लिए वो कैलकुलेट किया जाता है कैसे, डिवाइड करके उस पीरियड के वैल्यू को प्रीवियस पीरियड के वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। चेंजिंग बेस, बेस चेंजेस एज द टाइम स्पेन प्रोग्रेस, बेस जो है वो चेंज होता है जैसे जैसे टाइम स्पेन बढ़ता रहता है वैसे वैसे बेस चेंज होता रहता है, जो कि अलाउ करता है कैप्चर करने के लिए चेंजेस डायनेमिकली। रिलेटिव मेरिट की बात करें तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है चेंजेस आ रहा है तो फ्लेक्सिबल तो होना ही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसमें चेन बेस मेथड में, जो कि चेंजिंग पैटर्न में मदद करता है डाटा ओवर टाइम, मेकिंग इट मोर एडाप्टेबल, जो कि इसको एडाप्टेबल बनाता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन से। अगला है रीसेंट डाटा, ये अधिक वेट देता है रीसेंट डाटा को जो कि बेनिफिशियल हो सकता है व्हेन ट्राइंग टू कैप्चर, जब ट्राई किया जाए कैप्चर करने का करेंट ट्रेंड एक्यूरेटली, यानी करेंट ट्रेंड को एक्यूरेटली अगर कैलकुलेट आपको करना है तो उस टाइम पर आपको मदद कौन करेगा, चैन बेस मेथड। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे रिलेटिव मेरिट से, चैन बेस मेथड के और फिक्स बेस मेथड के, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि भाई डिफ्रेंशिएट कीजिए फिक्स बेस मेथड और चैन बेस मेथड को, और जो भी मतलब इनके मेरिट्स रिलेटिव मेरिट्स हैं वो बताइए, डिमेरिट्स हैं रिलेटिव मेरिट्स। अगला बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकुलर ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, हाउ वुड यू मेजर सेकुलर ट्रेंड इन अ गिवन डाटा। पहली बात, सेकुलर ट्रेंड होता क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल और सस्टेन्ड मूवमेंट होता है एक वेरिएबल का एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में। ये रिफ्लेक्ट करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर चेंजेस को इन फिनोमिना, जैसे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकुलर ट्रेंड आमतौर पर स्मूथ होता है और ये एक्सटेंड हो सकता है दशकों तक, मतलब इसको दशकों तक आगे हम बढ़ा सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है जनरल डायरेक्शन ऑफ अ चेन। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है जो कि रेगुलरली और प्रेडिक्टिबली एक साल में होता रहता है। ये एक कैलेंडर इवेंट से बना रहता है, वेदर चेंजेस से बना रहता है, हॉलीडेज से बना रहता है और अलग अलग रिकरिंग पैटर्न से टाइड रहता है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन कॉज रेगुलर अप एंड डाउन, सीजनल वेरिएशन हमेशा रेगुलर अप एंड डाउन मूवमेंट्स आते रहते हैं डाटा में कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ रिपीटिंग ईच ईयर, जो कि हर एक साल रिपीट होता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की अगर बात करें तो ये एक मीडियम टर्म ऑस्किलेशन होता है डाटा में, जो कि रेगुलर नहीं होता है सीजनल पैटर्न की तरह। दे रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक साइकिल, ये इकोनॉमिक साइकिल से होता है, यानी कि इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल से ये होता है, जैसे कि आपका बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कुछ सालों के लिए भी हो सकता है और साथ ही साथ
संबंधित होता है इकोनॉमिक बूम और रिसेशन से। मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के लिए आप ये से फॉलो कर सकते हो। पहला है स्मूथिंग, स्मूथिंग टेक्निक अप्लाई कीजिए, मतलब मूविंग एवरेज ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टू रिड्यूस नॉइज एंड हाईलाइट द अंडरलाइंग ट्रेंड। ये हेल्प करेगा विजुलाइज करने में जनरल डायरेक्शन क्या है चेंज करने। अगली बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कीजिए डाटा पर। इसमें इन्वॉल्व होता है फिटिंग अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को फिट करना उस डाटा पॉइंट से टू एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। किस लिए? तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को एस्टिमेट करने के लिए। और जो स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन होता है वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड का क्या मैग्नीट्यूड है और ट्रेंड का क्या डायरेक्शन है। एनुअल एवरेजेस, एनुअल एवरेज कैलकुलेट कीजिए और अदर लॉन्ग टर्म एग्रीगेट कैलकुलेट कीजिए चेंजिंग वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करने के लिए ओवर टाइम। ये हेल्प कर सकता है ट्रेंड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में, पता लगाने में। कंपैरेटिव एनालिसिस, डाटा पॉइंट्स को कंपेयर कीजिए लॉन्गर पीरियड तक, जैसे कि डिकेड, टू ऑब्जर्व ग्रेजुअल चेंजेस, जिससे कि आप क्या कर सके, ग्रेजुअल चेंजेस ऑब्जर्व कर सके ओवर टाइम। डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज का यूज़ कीजिए, एक्सपर्ट इंसाइट्स का यूज़ कीजिए समझने के लिए उन फैक्टर्स को जो कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑब्जर्व चेंजेस में। ये हेल्प कर सकता है डिफ्रेंशिएट करने में कि ट्रू सेकुलर ट्रेंड और अदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या हैं। डिकम्पोजिशन, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन टेक्निक का यूज़ कीजिए डाटा को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स में। डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है, डाटा को जब आप अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या करते हो, तोड़ देते हो, यानी कि ट्रेंड में, सीजनल में, रेसिडुअल में। तो जो ट्रेंड कंपोनेंट होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है डिकम्पोजिशन के थ्रू। तो जो ट्रेंड कंपोनेंट होगा वो एक्सट्रैक्ट होगा डिकम्पोजिशन के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सेकुलर ट्रेंड को। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। और एक और खास बात दोस्तों, आपका आ रहा है अब बारी किसका, गेस्ट क्वेश्चन, थर्ड गेस्ट क्वेश्चन। और जो थर्ड गेस्ट क्वेश्चन है वो है यही जो आपने अभी पढ़ा, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। हाउ वुड यू मेजर सेकुलर ट्रेंड इन अ गिवन डेटा। तो ये आपका तीसरा गेस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 5 सेकंड के लिए मैं वीडियो रोक। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दे रहा है शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पे, और फिर मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन पे। एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल क्या होता है? देखिए, एडिटिव मॉडल एक टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन अप्रोच होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन अप्रोच की गई है, जहाँ की ऑब्जर्व डाटा जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड में, सीजनैलिटी में, रेसिडुअल में। और यही होता है डिकम्पोजिशन में कि भाई एक डाटा को अलग अलग पार्ट्स में, ट्रेंड में, सीजन में, सीजनैलिटी में, रेसिडुअल में बांट दिया जाता है और उसमें और उनको एक साथ ऐड कर दिया जाता है। एडिटिव मॉडल में जो चेंजेस आते हैं सीजनल पैटर्न में वो कंसिस्टेंट रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ डाटा। इसका मतलब ये कि जो एम्पलीट्यूड होता है सीजनल वेरिएशन का वो रफली कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स रफली कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ डाटा। वो रफली कांस्टेंट रहता है डाटा के अलग अलग लेवल के अक्रॉस। ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है? ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन अप्रोच ही होता है जो कि सेपरेट करता है ऑब्जर्व डाटा को कंपोनेंट्स में। इसका भी काम सेपरेट करना है। एडिटिव भी सेपरेट करता है, ये भी सेपरेट करता है, बट एडिटिव सेपरेट करके जोड़ देता है, मल्टीप्लिकेटिव वहीं सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर देता है या उनको इनटू कर देता है। तो ऑब्जर्व डाटा इज इक्वल्स टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन इनटू रेसिडुअल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो एम्पलीट्यूड होता है सीजनल वेरिएशन का वो प्रोपोर्शनल होता है डाटा के लेवल से। ये बताता है कि जैसे जैसे डाटा का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, यानी सीजनल फ्लक्चुएशंस यानी कि जो परिवर्तन आ रहे हैं सीजन के हिसाब से, वो क्या होंगे? प्रोनाउंस्ड होंगे, मतलब कि वो और बढ़ेंगे। चूजिंग बिटवीन एन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डाटा। अब इन दोनों का चॉइस जो है वो डिपेंड करता है कि डाटा का नेचर कैसा है। सीजनल वेरिएशन वो जो कि कंसिस्टेंट जो हैं, मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है अलग अलग लेवल में, तो वो क्या किस पर आएंगे? एडिटिव मॉडल पे। वहीं वो स्केल जो कि डाटा लेवल, वाइल दोज दैट स्केल विथ, वही वो जो कि जिनका स्केल डाटा लेवल के साथ बेटर रिप्रेजेंटेड है यूजिंग अ
यूज़ अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, जो चेंज आएगा जिसमें वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज़ करेगा, जिसमें कंसिस्टेंसी रहेगा वो एडिटिव का। अब मेजरमेंट होगा सीजनल वेरिएशन का। अगला टॉपिक हमारा यही था, अगला क्वेश्चन हमारा यही था। तो कैसे मेजरमेंट होता है सीजनल वेरिएशन का? तो सीजनल वेरिएशन मतलब पहले होता क्या है, देखिए ये रेगुलर और प्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन है, मतलब ऐसा फ्लक्चुएशन जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये रेगुलर होता है, जो कि विद इन अ ईयर होता है। और सीजनल वेरिएशन को मेजर करना, इसमें इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है उनके इम्पैक्ट को ऑन डाटा। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कीजिए स्मूथ आउट करने के लिए नॉइज इन द डाटा, और ईजियर जो कि इसको क्या कर देगा, आसान बना देगा पता लगाने में उन पैटर्न्स को। सीजनल इंडेसेस कैलकुलेट कीजिए, सीजनल इंडेसेस हर एक टाइम पीरियड के लिए कंपेयर करते हुए एवरेज वैल्यू उस पीरियड का टू ओवरऑल एवरेज। ये इंडेसेस हेल्प करेगा क्वांटिफाई करने में डिग्री ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएशन हुआ है ओवरऑल एवरेज से, मतलब कितना ओवरऑल एवरेज से वो क्या हुआ है, डेविएट हुआ है। इस चीज़ में ये इंडेसेस हमारी क्वांटिफाई करने में मदद करेगा। रेशियो टू मूविंग एवरेज यानी कि RMA, हर एक डाटा पॉइंट को डिवाइड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेज से नॉर्मलाइज करने के लिए डाटा को, और रिवील कर दीजिए सीजनल पैटर्न क्लियरली। टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन, जैसा कि मेंशन है, डिकम्पोज करना टाइम सीरीज को कंपोनेंट्स में, मतलब कि ट्रेंड में, सीजनैलिटी में, रेसिडुअल में। ये हो सकता है कुछ मेथड्स का यूज़ करके, जैसे मूविंग एवरेज, रिग्रेशन एनालिसिस एंड स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम। फॉरियर एनालिसिस का यूज़ कीजिए पता लगाने में पीरियोडिक कंपोनेंट विद इन अ टाइम सीरीज। ये जो अप्रोच है ये पार्टिकुलरली यूजफुल तब होता है जब हम एक ऐसे डाटा के साथ डील करते हैं जो कि एग्जिबिट करता है कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर सीजनल पैटर्न, यानी कि ऐसा सीजनल पैटर्न जो कि इरेगुलर है और कॉम्प्लेक्स है। अगला है कि प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल के बीच का डिफरेंस क्या है, और इनके अलग अलग टाइप्स बताइए, मतलब किसके, सैम्पलिंग प्लान के। तो पहले प्रोसेस कंट्रोल के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोसेस कंट्रोल में आपको क्या होता है, पहली बात प्रोडक्शन प्रोसेस को एडजस्ट और उसको मॉनिटर किया जाता है, और इंश्योर किया जाता है कि ये स्पेसिफाइड लिमिट के विद इन ऑपरेट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी आउटपुट। फोकस किस पे होता है, जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी वेरिएशंस हैं, उनको रोकने पर, फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस बाय मेंटेनिंग द प्रोसेस विद इन कंट्रोल लिमिट। प्रोसेस कंट्रोल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करता है, जैसे कि कंट्रोल चार्ट का, प्रोसेस परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ओवर टाइम, और डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि क्या कोई डेविएशन आ रहा है डिजायर्ड स्टैंडर्ड से। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी वेरिएशन है उनको कम करना प्रोडक्शन प्रोसेस में, टू कंसिस्टेंटली मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जिससे कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली क्या हो, मीटअप हो। प्रोडक्ट कंट्रोल वहीं दूसरी तरफ फोकस करता है फिनिश प्रोडक्ट को इवेलुएट और इंस्पेक्ट करने में, और डिटरमाइन करने में कि क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीटअप कर रहे हैं कि नहीं, जो कि बिफोर दे रिलीज टू कस्टमर, मतलब कि रिलीज़ करने से पहले वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीटअप देखने की कर रहा है कि नहीं। इसमें किस पर एम्फेसिस होता है, किस पर फोकस होता है, डिफेक्ट्स को पता लगाने पर और वेरिएशन को फाइनल प्रोडक्ट में, और डिसीजंस लेने पर ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। प्रोडक्ट कंट्रोल में हम लोग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान का यूज़ करते हैं, जो कि पता लगाता है कि कितने आइटम्स किसी बैच से इंस्पेक्टेड हुए हैं, और जो क्राइटेरिया क्या है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, बैच को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, ये आपको प्रोडक्ट कंट्रोल ही बताता है। तो प्रोडक्ट कंट्रोल में आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान होता है, जो कि पता लगाता है कितने आइटम्स किसी बैच से इंस्पेक्ट हुए हैं और क्या क्राइटेरिया है बैच को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। अब सैम्पलिंग प्लान के एक्सेप्टिंग का टाइप देखते हैं। पहला है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। इस प्लान में एक फिक्स्ड नंबर में आइटम्स सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली किसी बैच से, और अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम सैंपल में स्पेसिफाइड लिमिट के विद इन है तो जो इंटायर बैच है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है सैंपल में वो स्पेसिफाइड लिमिट, यानी जो लिमिट स्पेसिफाई किया गया, अगर उसके विद इन है तो इंटायर बैच को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डबल सैम्पलिंग प्लान, इसमें हम लोग एक इनिशियल सैंपल लेते हैं और जो भी उसमें डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं उनको पता लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या हमें बैच को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अगर डिसीजन अनसर्टेन है, मतलब कि निश्चित नहीं है, तो सेकंड सैंपल जो है उसे लिया जाएगा फाइनल डिसीजन लेने के लिए, यानी कि पहला डिसीजन अगर अनसर्टेन है तो हम दूसरा डिसीजन लेंगे। मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान,
ये सिमिलर होता है डबल सैम्पलिंग की तरह। इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल सैंपल्स लिए जाते हैं और एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन लिया जाता है, किसके हिसाब से, क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है सैंपल से उसके आधार पर। अगला है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। इस प्लान में सैंपल जो है एक टाइम में एक बार लिया जाता है, टेकन वन एट अ टाइम, और जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो स्टॉप होता है जैसे ही डिसीजन पहुंच जाता है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिएक्शन और एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जैसे डिसीजन पहुंच जाता है वैसे ही आपका जो इंस्पेक्शन है प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग प्लान, इसमें जैसा कि नाम बता रहा है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और सैम्पलिंग होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है उस सिनेरियो में जहाँ की कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम आइटम्स का प्रोड्यूस किया जा रहा है। एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान, ये जो इस तरह का जो प्लान है इसमें आपका प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन होता है किसके आधार पर कि वो कंफर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि कलर, शेप और प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। वेरिएबल सैम्पलिंग प्लान, इस प्लान में जो मेजरमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस स्केल पर लिया जाता है और जो डिसीजन होता है उसके आधार पर लिया जाता है। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड टॉलरेंस और लिमिट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इंडेक्स एंड मेंशन इट्स यूजेज एंड लिमिटेशन। एक इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है रिलेटिव चेंज को क्वांटिफाई करने के लिए किसी सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप। ये अलाउ करता है कंपैरिजन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का इस वेरिएबल में बिना किसी डायरेक्ट कंपैरिजन के ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। इंडेक्स नंबर जो है वाइडली यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में और अदर फील्ड में ट्रैक करने के लिए अलग अलग फिनोमिना में आ रहे चेंजेस को। यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस। इंडेक्स नंबर एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए चेंजेस इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, जैसे कि प्राइस में कितना चेंज आया, प्रोडक्शन लेवल में, इन सब में। ये एक इंसाइट देता है, एक झलक देता है एक डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब कि इकोनॉमिक चेंजेस में जो डायरेक्शन है, चेंजेस जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या डायरेक्शन है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कि चेंजेस का मैग्नीट्यूड करने का मतलब है कितना। ठीक है। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, इंडेक्स नंबर जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन रेट को पता लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हेल्प करता है सेंट्रल बैंक और पॉलिसी मेकर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, इंडेक्स नंबर जो है इसका यूज़ किया जाता है वेजेस को एडजस्ट करने के लिए, पेंशन को और अदर पेमेंट्स को, टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये सुनिश्चित करता है कि जो परचेजिंग पावर है इंडिविजुअल का वो ओवर टाइम मेंटेन्ड है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टर जो है ये इंडेक्स नंबर का यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए स्टॉक का परफॉर्मेंस, बॉन्ड का और अदर फाइनेंशियल एसेट्स का। इंडेक्स जैसे कि आपका S&P 500 एंड डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हेल्प करता है मेज़र करने में ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को। अगला है इंटरनेशनल ट्रेड। इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है चेंजेस को ट्रैक करने के लिए एक्सचेंज रेट में, ट्रेड वॉल्यूम में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसेस में, जो कि मदद करता है इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस में और पॉलिसी फार्मूलेशन में। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है चेंजेस को मेज़र करने के लिए प्रोडक्टिविटी लेवल में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। यह हेल्प करता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस के। अब इंडेक्स नंबर की क्या कमियां हैं? पहला है सिलेक्शन बायस, जो चॉइस होता है बेस ईयर का या बास्केट ऑफ गुड्स का या फिर वेरिएबल का, इसमें इंक्लूडेड रहता है इन इंडेक्स। ये इंट्रोड्यूस कर सकता है बायस और अफेक्ट कर सकता है एक्यूरेसी कंपैरिजन का। क्वालिटी चेंजेस, इंडेक्स नंबर में नॉट अकाउंट फॉर क्वालिटी चेंजेस इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी में चेंज आता है तो इससे इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है प्राइस चेंजेस का। वेटिंग इशूज़, असाइनिंग अप्रोप्रिएट वेट टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंडेक्स चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर कंजप्शन पैटर्न चेंज होता है ओवर टाइम। सब्स्टिट्यूशन बायस, ट्रेडिशनल फिक्स्ड बास्केट इंडेक्सेस जो है ये कंसीडर नहीं करता है कंज्यूमर के सब्स्टिट्यूशन को जब भी प्राइस चेंज होता है। कंज्यूमर स्विच हो सकता है सस्ते विकल्प पर जो कि फुली कैप्चर नहीं होता है कुछ इंडेक्स मेथडोलॉजीज में। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, इंडेक्स नंबर के लिए एक्यूरेट और अप टू डेट डाटा चाहिए फॉर कैलकुलेशन। अगर डाटा कलेक्शन इनकन्सिस्टेंट और इनकम्प्लीट है तो इससे अनरिलायबल इंडेक्स वैल्यूज आएंगे। एग्रीगेशन चैलेंजेस, एग्रीगेटिंग डाइवर्स वेरिएबल इनटू सिंगल इंडेक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अलग अलग कंपोनेंट के पास अलग अलग ट्रेंड होते हैं और मैग्नीट्यूड होता है चेंज। बेस ईयर इशू, ओवर टाइम जो चॉइस होता है फिक्स बेस का लेस रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ऑफ करेंट ईयर कंजम्पशन पैटर्न एंड इकोनॉमिक कंडीशन। साइक्लिकल इफेक्ट, शॉर्ट टर्म साइक्लिकल फ्लक्चुएशन अफेक्ट कर सकता है इंडेक्स वैल्यू को, जो कि इसके लिए चैलेंजिंग बनाएगा डिस्टिंग्विश करने में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड वेट इंडेक्स।
अच्छा, आप कहोगे फोर्थ बताया नहीं आपने, फोर्थ गेस्ट क्वेश्चन क्या था? तो फोर्थ गेस्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गेस्ट क्वेश्चन दैट इज योर डिफाइंड इंडेक्स नंबर एंड मेंशन इट्स यूजेज एंड लिमिटेशन। तो ये रहा आपका फोर्थ गेस्ट क्वेश्चन। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट दे दो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। काफ़ी सर्दी हो गया है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और एक वेटेड इंडेक्स पर। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अगर बात करते हैं हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में, हाँ, टाइम रिवर्सल टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर फॉर्मूले का। इसमें आपका क्या होता है, जो बेस ईयर का रोल है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, करेंट ईयर के रोल को रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब बेस ईयर करेंट ईयर बन जाता है, करेंट ईयर बेस ईयर बन जाता है। और इसमें फिर से क्या किया जाता है, इंडेक्स को रिकैलकुलेट किया जाता है। मान लो लेस्पियर मेथड ले लो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सिग्मा कह रहे हैं समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। तो P1 को P0 बना दो, Q0 को Q1 बना दो, और नीचे जो P0 Q0 है इन दोनों को P1 Q1 बना दो, ठीक है। और इनको कंपेयर करो इनके रेसिप्रोकल से ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता है, मतलब कि इन दोनों को इंटू करने पर अगर 1 आ जाता है, तो इंडेक्स फार्मूला जो है वो पास करेगा टाइम रिवर्सल टेक्स्ट को और इंडिकेट करेगा कि ये सिमेट्रिक है किसके संबंध में, बेस ईयर और करेंट ईयर के संबंध में सिमेट्रिक है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अनदर मेथड है पता लगाने का कंसिस्टेंसी इंडेक्स नंबर फॉर्मूले का। मतलब कि क्या कंसिस्टेंसी है, क्या कितना बेहतर इंडेक्स नंबर है, आइडियल है कि नहीं है। इसमें आपका जो भी रोल है क्वांटिटी और प्राइस का वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ओरिजिनल डाटा में, और फिर से कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स को, और कंपेयर किया जाता है इसको रेसिप्रोकल से ओरिजिनल इंडेक्स के रेसिप्रोकल से कंपेयर किया जाता है। मैंने क्या बोला कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस के रूल को रिवर्स कर देते हैं। मतलब प्राइस क्वांटिटी और क्वांटिटी प्राइस बन जाता है ओरिजिनल डाटा में, और फिर रिकैलकुलेट करते हैं इंडेक्स को और कंपेयर करते हैं इसको हम लोग रेसिप्रोकल से ऑफ ओरिजिनल इंडेक्स। अगर दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे तो इंडेक्स फार्मूला जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी पास कर जाएगा, और ये इंडिकेट करेगा कि ये सिमेट्रिक है किसके संबंध में, क्वांटिटी और प्राइस के संबंध में। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि टाइम सीरीज़ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे आप ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे टाइम सीरीज़ में लिस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो जो कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज़ के वो डिस्टिंक्ट अंडरलाइंग पैटर्न जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जर्व डाटा ओवर टाइम। मेन कंपोनेंट है ट्रेंड, लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ डाटा, ये इंडिकेट करता है उसके ओवरऑल बिहेवियर को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है। सीजनल वेरिएशन, रेगुलर और प्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो कि अकर होता है किसी स्पेसिफिक इंटरवल पे, जो कि आमतौर पर करेंट कैलेंडर इवेंट से, हॉलीडे से और वेदर चेंजेस से टाइड रहता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मीडियम टर्म ऑस्किलेशन जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, सीजनल वेरिएशन की तरह आमतौर से जुड़ा होता है ये इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल से। इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन जो कि फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, उन फैक्टर्स की वजह से जिसको कि हम लोग जो कि एट्रीब्यूट नहीं कर सकता है अदर कंपोनेंट्स में। ये आमतौर पर चांस इवेंट से होता है या अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर से होता है। अब ट्रेंड वैल्यू का पता लगाने के लिए टाइम सीरीज में हम लोग लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। पहला है इसमें स्टेप आपका डाटा प्रिपरेशन। टाइम सीरीज को ऑर्गेनाइज कीजिए, टाइम सीरीज डाटा को 2 कॉलम्स में, एक टाइम पीरियड में जिसको आप डिनोट करोगे टी से, और दूसरा ऑब्जर्व वैल्यू जिसको आप मतलब कि रिप्रेजेंट करोगे वाई से। कर लिए, टी से रिप्रेजेंट कर लिए, फिर वाई से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन मॉडल, अब ये डिसाइड करो मॉडल पे वो मॉडल जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा उस ट्रेंड के कंपोनेंट को। फॉर अ लीनियर ट्रेंड के लिए मॉडल क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। ए क्या है, इंटरसेप्ट है, बी क्या है, स्लोप है, और टी क्या है, टाइम है। उसके बाद मीन्स कैलकुलेट करो, मतलब कि एवरेज। अब टाइम वैल्यू का जो मीन है वो कैलकुलेट कीजिए, और मीन जो है ऑब्जर्व वैल्यू का, मतलब कि टाइम वैल्यू का और ऑब्जर्व वैल्यू का, इन दोनों का मीन कैलकुलेट कीजिए, यानी कि इस टी का और इस वाई का मीन कैलकुलेट कीजिए। आफ्टर दैट डेविएशन कैलकुलेट कीजिए। डेविएशन समझ रहे हैं, मतलब जो हर एक टाइम वैल्यू है उसका डेविएशन कैलकुलेट कीजिए मीन टाइम से। मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस मीन टी, मतलब टी में से
जो मीन आपने निकाला है वो माइनस करेंगे, एंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्व वैल्यू, और जो डेविएशन होगा हर एक ऑब्जर्व वैल्यू का उसे आप माइनस कर दीजिए, जो डेविएशन होगा हर एक ऑब्जर्व वैल्यू का उसे आप माइनस कर दीजिए ऑब्जर्व वैल्यू के मीन से। उसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, मतलब कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए डेविएशन का ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब समेशन ब्रैकेट में डेल्टा टी इंटू डेल्टा वाई, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ डेविएशन। उसके बाद जो भी आपका डेविएशन आया है उसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, फिर स्लोप कैलकुलेट कीजिए। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू समेशन ब्रैकेट में डेल्टा टी मतलब टी माइनस एवरेज टी इंटू डेल्टा वाई मतलब वाई माइनस एवरेज वाई, एवरेज नहीं मीन ऑफ वाई, अपॉन समेशन और डेल्टा टी का स्क्वायर मतलब डेविएशन का स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या मिल जाएगा? स्लोप का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरसेप्ट कैलकुलेट कीजिए। अब इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है मेरे भाई? तो इसके लिए आपको इंटरसेप्ट ए का को कैलकुलेट करना होगा कुछ फॉर्मूले का यूज़ करके। क्या है फॉर्मूला? जो आपने ये ऑब्जर्व वैल्यू का मीन लाया था उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? उसमें से आपको जो मीन टाइम है, मीन टाइम जो आपने निकाला है उसको और साथ ही साथ स्लोप को, इन दोनों को इनटू कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए आप किससे? इसको आप माइनस कर दीजिए ऑब्जर्व वैल्यू के मीन से। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का क्या इक्वेशन होगा? एक बार आपको जब स्लोप बी मिल जाएगा और इंटरसेप्ट ए मिल जाएगा तो आप इक्वेशन को ट्रेंड लाइन के रूप में लिख सकते हो, मतलब y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। बी रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्लोप। ए रिप्रेजेंट व्हाट? बेसिकली योर इंटरसेप्ट, एंड टी रिप्रेजेंट योर मीन टाइम, सॉरी टाइम, एंड वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज फिशर्स आइडियल फार्मूला फॉर प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर, क्या ये सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो फिशर्स आइडियल फार्मूला जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर, इसमें इन्वॉल्व होता है आपका यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ होता है ऑफ लेस्पेयर एंड पासेज इंडेक्स। बेसिकली आपको पता भी है कि जो फिशर्स आइडियल फार्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर एंड पासेज के इंडेक्सेस का। तो आइडियल इंडेक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में लेस्पेयर इंडेक्स इंटू पासेज इंडेक्स, जहाँ की आपका लेस्पेयर इंडेक्स कंपेयर करेगा करेंट पीरियड को बेस पीरियड से फिक्स्ड बेस ईयर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, वहीं पासेज इंडेक्स कंपेयर करेगा करेंट पीरियड को बेस पीरियड से करेंट पीरियड क्वांटिटी को निकालने के लिए। ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग, ये जो कॉम्बिनेशन है इंडेसेस का ये एड्रेस करता है कुछ शॉर्टकमिंग, कुछ कमियां इंडिविजुअल इंडेसेस के बाय अकाउंटिंग, ध्यान में रखते हुए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन कैप्चर करता है? पासेज। और इनकम इफेक्ट कौन कैप्चर करता है? लेस्पेयर इंडेक्स। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल में आपका क्या होता है? जो बेस और करेंट ईयर का रोल है उसको स्वैप किया जाता है। अगर इंडेक्स फार्मूला सिमेट्रिक है तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगा इस रिवर्स कैलकुलेशन से वो क्लोज हो जाएगा ओरिजिनल इंडेक्स के रेसिप्रोकल से। सपोज कीजिए हमारे पास प्राइस है और क्वांटिटी डाटा है 2 सालों के लिए 2 पीरियड्स के लिए, मतलब 2019 मान लीजिए बेस ईयर है और 2020 बेस ईयर जो है प्राइस 100 है। किसके लिए? बेस ईयर के लिए, मतलब यानी कि 2019 के लिए जो आपका प्राइस 1 है वो 100 है, प्राइस 2 आपका 120 है, वहीं क्वांटिटी 1 आपका 80 है और क्वांटिटी 2 आपका 90 है। करेंट ईयर में वहीं प्राइस 1 आपका 120 है, प्राइस 2 आपका 140 है, क्वांटिटी 1 आपका 90 है और क्वांटिटी 2 आपका 100 है। अब लेस्पेयर और पासेज एंड इंडेसेस एंड आइडियल इंडेसेस कैलकुलेट करते हैं। पहले लेस्पेयर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो लेस्पेयर क्या क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, P1 समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0। तो P1 इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएंगे तो P1 जो है आपका करेंट ईयर वाला होगा। तो करेंट ईयर का जो प्राइस है वो कितना है? करेंट ईयर का जो पहला प्राइस है प्राइस 1 वो 120 है, उसको Q0 से करना है यानी कि बेस ईयर के क्वांटिटी से। तो बेस ईयर का क्वांटिटी 1 क्या है आपका? 80, यानी 80 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 80 इंटू 120, 80 इंटू 120 3600 हो जाएगा। ठीक है। 80 इंटू 120 आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मतलब कि P1 Q0 समेसन P1 Q0। इस तरीके से आप करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा 120 अपॉन 100 इंटू
90/80 इंटू 100 तो आपको मिल जाएगा 135। वैसे पासेज इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा। क्या फॉर्मूला होता है पासेज इंडेक्स का, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। समेसन P1Q1 अपॉन समेसन P0Q1। आइडियल इंडेक्स उसके बाद निकाल देंगे, आगे आपका 145.27। अब परफॉर्म करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट इन बेस और करंट ईयर को स्वैप करके। रिवर्स लेस्पायर इंडेक्स, अब रिवर्स कर देते हैं ना, तो जो 100 था उसको 120 और 120 को 100, यानी कि 100/120 गुणे 80/90, 90/80 था ना, तो 80/90 इंटू 100 तो कितना आ गया 88.89, यानी कि 88.89। वहीं पासेज इंडेक्स को करेंगे तो 120/140 और 90/100 इंटू 100 तो आ जाएगा आपका 92.86। उसके बाद रिवर्स आइडियल इंडेक्स देखेंगे तो इसका आएगा रूट में इंटू कर देंगे इन दोनों को ना, 88.89 और 92.86 तो आ जाएगा आपका 90.88। तो ये जो रेशियो है रिवर्स आइडियल इंडेक्स का ओरिजिनल आइडियल इंडेक्स से, वो अप्रोक्सीमेटली 0.25 है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो इंडेक्स फार्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि 90.88 और 145.27 इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ कवर्ड रेशियो ऑफ रिवर्स आइडियल इंडेक्स, रिवर्स आइडियल इंडेक्स का जो रेशियो हो ओरिजिनल आइडियल इंडेक्स से वो 0.625 है। अच्छा, 0.625 है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो फार्मूला है वो सेटिस्फाई करता है कितना, वो सेटिस्फाई करता है कितना, नहीं सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या ये सेटिस्फाई करता है। फैक्टर रिवर्सल में आपका जो रोल है क्वांटिटी का उसको रिवर्स कर दिया जाता है और प्राइस का, इन दोनों के रोल को अलग अलग कर दिया जाता है। अगर इंडेक्स फार्मूला सिमेट्रिक है तो वैल्यू ऑब्टेन जो होगा इस रिवर्स कैलकुलेशन से वो क्लोज होगा ओरिजिनल इंडेक्स के रेसिप्रोकल से। तो रिवर्स लेस्पायर इंडेक्स क्या निकलेगा आपका, तो आप देख सकते हो प्राइस को क्वांटिटी बनाना है, क्वांटिटी को प्राइस बनाना है। आपको 120/100 ही मिलेगा इंटू 90/80 इंटू 100 135, जैसा कि ओरिजिनल रेस्पेयर में था। और रिवर्स पैसेज करोगे तो अभी सेम ही आएगा ओरिजिनल पैसेज में, सेम एज ओरिजिनल पैसेज। रिवर्स आइडियल इंडेक्स करेंगे तो आ जाएगा 145.27 सेम एज ओरिजिनल आइडियल। तो जो रेशियो होगा रिजर्व आइडियल इंडेक्स का ओरिजिनल आइडियल इंडेक्स से वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडेक्स फार्मूला है वो सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। अगला है शायद, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद एक और उसके बाद खत्म, नहीं बस ये लास्ट है। हाँ ये बस लास्ट है। ओके ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पे जो आपका 5th गेस्ट क्वेश्चन है वो है आपका, क्या ये नहीं, एक और क्वेश्चन है जो आपको नोट कर लेना होगा, वो है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल स्टेट्स इट्स एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं नोट करवा दे रहा हूँ। हाँ, एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस, या एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक आपका 5th गेस्ट क्वेश्चन था, और ये 5 आपके गेस्ट क्वेश्चन थे जो कि केवल एक प्रेडिक्शन है आने के, माइट भी आ सकते हैं माइट भी नहीं आ सकते इन द केस ऑफ थ्योरी। तो इसमें केवल हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, अब कह रहा है हाँ अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका यूज़ डाटा पॉइंट्स को इंटरप्रेट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कलेक्ट होते हैं। ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने पर फोकस करते हैं, ट्रेंड को, और अंडरलाई करते हैं स्ट्रक्चर्स को डाटा के विद इन प्रेडिक्शंस करने के लिए और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। टाइम सीरीज डाटा को अलग अलग फील्ड्स पर पाया जा सकता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मेट्रोलॉजी एंड मोर। अब कंपोनेंट्स क्या हैं टाइम सीरीज के। टाइम सीरीज डाटा कंसिस्ट करता है अलग अलग कंपोनेंट जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जर्व वैल्यू में। पहला है ट्रेंड, लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ डाटा। ये इंडिकेट करता है ओवरऑल बिहेवियर क्या है एक्सटेंडेड पीरियड में, पूरे पीरियड में क्या ओवरऑल बिहेवियर है।
साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मीडियम टर्म ऑस्किलेशन जो जुड़ा होता है इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और अदर नॉन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन जो कि फैक्टर से हो रहा है, जो कि हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं अदर कंपोनेंट्स में, तो ये आमतौर पर होता है चांस इवेंट्स की वजह से और अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स की वजह से। अब सेकुलर ट्रेंड को एस्टिमेट करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, टाइम सीरीज डाटा को ग्राफ कर दीजिए ओवर टाइम और विजुअली ऑब्जर्व कीजिए जनरल डायरेक्शन क्या है चेंज का। ये मेथड प्रोवाइड करता है एक इनिशियल इंप्रेशन ट्रेंड का, बट माइट नॉट एड प्रिसाइज क्वांटिटी रिजल्ट, लेकिन इससे प्रिसाइज क्वांटिटी रिजल्ट नहीं आता है। मूविंग एवरेजेस, कैलकुलेट कीजिए मूविंग एवरेजेस डाटा का टू स्मूथ आउट नॉइज़ को स्मूथ आउट करने के लिए, और हाईलाइट कीजिए अंडरलाइंग ट्रेंड। अलग अलग विंडो साइजेस का यूज़ किया जा सकता है अलग अलग स्मूथनेस के लेवल को कैप्चर करने के लिए। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कीजिए स्ट्रेट लाइन फिट करके टाइम सीरीज डाटा में, और जो स्लोप होगा लाइन का वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रेंड को और इंडिकेट करेगा एवरेज रेट चेंज का ओवर टाइम। डिकम्पोजिशन, टाइम सीरीज को कंपोनेंट्स में क्या कर दीजिए, डिकम्पोज कर दीजिए, बांट दीजिए, यानी कि ट्रेंड रिग्रेशन एनालिसिस मतलब कि बांट दीजिए, जैसे कि मूविंग एवरेज, यहाँ पे ट्रेंड की बात नहीं होगी डिकम्पोजिशन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टाइम सीरीज एनालिसिस में। यहाँ बात होगी एवरेजेस की, रिग्रेशन एनालिसिस की और स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम की। द ट्रेंड कंपोनेंट एक्सट्रैक्टेड, और जो ट्रेंड कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट होगा डिकम्पोजिशन के थ्रू, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेकुलर ट्रेंड को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एंड सभी को एक बार हैप्पी रक्षाबंधन, जो कि मैं भूल गया था बोलना, सभी को जो भी बहन हैं उनको हैप्पी रक्षाबंधन, और भाइयों को भी हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस लाइव PYQ सॉल्विंग। एंड तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, एंड तब तक के लिए आप सभी को फिर से टीम की तरफ से धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर वेयर गेट्स नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फिर से की तरफ से धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, दोबारा मांगना ना पड़े, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वहाँ पर पिन कर दिया है, वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, ठीक है।